नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे परीक्षा 2022 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। संस्कृत एमए फाइनल में परीक्षा 2022 में जिन व्याख्याओं की, जिन प्रश्नों की आने की प्रबल संभावनाएं हैं, जो अधिकतर आ सकते हैं, जिनकी संभावना ऐसी है कि जो 99% आएंगे, ऐसे प्रश्न पत्र के प्रश्नों के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो 5वां प्रश्न पत्र है एमए फाइनल का, उसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और इस प्राचीन संस्कृत जो साहित्य है, इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय का जब आप पेपर पढ़ेंगे विद्यार्थियों, क्या पढ़ना है आपको कि जब आप राजस्थान विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम देखेंगे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में आपकी 4 पुस्तकें हैं विद्यार्थियों, जिसमें आपकी पहली पुस्तक है विक्रमांक देव चरितम। और एक है आपकी दूसरी पुस्तक है विद्यार्थियों अर्थशास्त्र। और तीसरी पुस्तक है शिशुपाल वधम। और चौथी है विद्यार्थियों बुद्ध चरितम। यह जो पाठ्यक्रम है विद्यार्थियों, वह हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम है। जो 2022 में जब आप पढ़ेंगे तो एक और परिवर्तन किया है यूनिवर्सिटी ने कि आप कोई सा भी, जैसे पेपर आपका 100 नंबर का आएगा तो 100 नंबर में से आपको 50 नंबर का पेपर करना है। और जब आपका परीक्षा परिणाम आएगा तो 100 नंबर में आएगा। अब जो भी प्रश्न हैं, आपको जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितना है 100 नंबर का, उस पूर्णांक में से कोई भी 50 नंबर देख करके आपको कर लेने हैं। अब देखिए, ये जो पुस्तक हैं विद्यार्थियों, ये चारों पुस्तक हमारी 20-20 अंक की हैं। कितने? 20। इसके भी 20, इसके भी 20 और इसके भी 20। 80 नंबर हो गए। अब 80 जब नंबर हो गए तो आपको क्या करना है कि इस 80 नंबर के लिए विद्यार्थियों फिर 20 नंबर बचते हैं हमारे। अब 20 नंबर में देखिए, 1-2 प्रश्न तो इनमें से आएंगे, यानी एक प्रश्न विक्रमांक देवचरित का, इसमें से है, ये आएगा आपका 10 नंबर का। और फिर विद्यार्थियों आएगा आपके लिए अथवा, और फिर आएगा अर्थशास्त्र का। इस पहले का अथवा ही किसका प्रश्न आएगा? आपका अर्थशास्त्र का। फिर उसके बाद प्रश्न 2 आएगा। और इस 2 में क्या है, देखिए, पहला तो होगा शिशुपाल वधम का, और इसका जो अथवा आएगा विद्यार्थियों, इसका अथवा आएगा बुद्ध चरितम का। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो सब प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न 10-10 नंबर के हैं। ठीक है। अब इन प्रश्न में से, इन 2 में से हमको कोई सा एक करना है, इन 2 में से हमको कोई सा एक करना है। तो 10 नंबर ये और 10 नंबर ये, 20 नंबर। इस प्रकार से क्या है, यह जो हमारा पेपर है वह कितने नंबर का हो जाता है? 100 नंबर का हो जाता है। ध्यान रखना है कि पहली इन 2 पुस्तकों में से एक प्रश्न आएगा, एक करना है हमको, और इन 2 में से एक करना है। अब देखिए कि जैसे हम पढ़ते हैं, मान लीजिए विक्रमांक देवचरितम, कौन सी है? विक्रमांक देवचरितम। अब इसमें क्या है, देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न के अलावा 2 व्याख्या आती हैं। आप
तो 2 व्याख्या हैं और 2 व्याख्या हैं, 4 में से 2 करनी है आपको, 4 श्लोक में से 2 करेंगे आप। तो जिसमें एक तो हिंदी में है और दूसरी संस्कृत। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, ये जो विक्रमांक देवचरित है, एक व्याख्या आएगी आपकी हिंदी में और दूसरी व्याख्या आएगी आपकी संस्कृत भाषा में। फिर देखिए दूसरा है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में से आपको 4 व्याख्या देगा और 4 व्याख्या में से 2 करनी है और दोनों ही क्या हैं विद्यार्थियों, हिंदी में हैं। अब उसके बाद देखिए तीसरी जो पुस्तक है हमारी शिशुपाल वधम, और ये जो शिशुपाल वधम है इसमें भी क्या है विद्यार्थियों, एक व्याख्या, 4 व्याख्या देगा आपको, एक व्याख्या तो हिंदी में है और दूसरी संस्कृत में है। और चौथी पुस्तक है हमारी बुद्ध चरितम। तो बुद्ध जो चरितम है इसमें 4 में से आपको 2 व्याख्या करनी है और दोनों ही किस में होंगे विद्यार्थियों, हिंदी में। अब यह जो हमारा पाठ्यक्रम है वह कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। तो अब आपको यह देखना है कि इनमें से हम कौन से ऐसे प्रश्न देख सकते हैं जो हमारे बहुत अच्छे तैयार हैं, क्योंकि ऐसा जो मौका है आपको बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा मौका किस्मत से ही मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर आप चाहते हैं तो इन प्रश्नों को तैयार कर लें। यहाँ देखें तो देखिए ये जो हिंदी वाली व्याख्या है 10 नंबर की, ये हो जाएगी। अर्थशास्त्र की दोनों व्याख्या हिंदी में हैं, फिर इसकी व्याख्या हिंदी में है एक शिशुपाल वधम की, और बुद्ध चरितम की दोनों व्याख्या क्या है, हिंदी में है। और इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपका क्या है, बहुत अच्छा पेपर चला जाएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो महाकाव्य हैं कोशिश ऐसी करें कि पहले इन महाकाव्य की एक एक व्याख्या कर दें। जैसे ये विक्रमांक देव चरितम की 10 नंबर की हो जाएगी, शिशुपाल वधम की 10 नंबर की हो जाएगी और बुद्ध चरितम की 10 की। अगर दोनों आती हैं तो 40 नंबर की व्याख्या कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें हम विशेष भी लिख सकते हैं, छंद अलंकार भी लिख सकते हैं, तो हमारे नंबर कटने का चांस बहुत कम होता है। क्योंकि नंबर हमारे, अगर हम प्रश्नों को चुनेंगे तो प्रश्नों को लिखने में हमारे नंबर अधिक कट सकते हैं, लेकिन जो व्याख्या अगर आप करते हो तो फिर आपके नंबर कटने की संभावना कम हो जाती है। जब आप व्याख्या की बात जब देखेंगे, आपको लगता है कि प्रश्न नंबर कम रह गए हैं, कितने नंबर का करना है आपको, 50 नंबर का करना है, तो कोई से भी इनमें से आप देख लें, कोई भी अथवा की, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन कुल मिला के आपको 50 नंबर के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में करना अनिवार्य है। तो यह तो हो गया हमारा विद्यार्थियों पाठ्यक्रम। पैटर्न किस प्रकार से हमको परीक्षा करनी है, तो आपको ध्यान है 50% करना है, और सबसे पहले हमको क्या है, जो महाकाव्य हैं उनकी व्याख्याओं को हल करना है। अब हम यह देखेंगे कि हमें कौन से महाकाव्य में क्या क्या चीज़ें पढ़ना जरूरी है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं, पुस्तक है हमारी विक्रमांक देवचरितम। इसका प्रथम सर्ग है विद्यार्थियों, कौन सा है, प्रथम सर्ग। इस प्रथम सर्ग की व्याख्याएं आपको एमए व्याकरण में है या फिर एमए वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। मैंने लगभग 20 व्याख्या कराई हैं इसकी, तो आप उनको देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा कि आपको कौन सा छंद लिखना है, कौन सा अलंकार लिखना है। आप ऐसा करेंगे विद्यार्थियों, इस विक्रमांक देवचरित में जो 1 से लेकर के और 30 तक संपूर्ण श्लोकों को पढ़ लेंगे।
इसके अलावा नहीं पढ़ना है आपको। 1 से लेकर के जो 30 तक के जो श्लोक हैं विद्यार्थियों, उनको पढ़ लेंगे। और उनके बाद फिर देखिए एक 34वां है, एक 82 है, एक 88 है, एक 91 है। ये ऐसे श्लोक हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो 70 है, 71 है, इनको आप और अच्छी तरह से कर लेंगे। एक 50 नंबर का श्लोक है। ये क्या है विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण श्लोक हैं, तो आप इनको भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो पहले श्लोक से लेकर के जब प्रारंभ होता है महाकाव्य, उससे लेकर के और 30वें श्लोक तक आप उसकी तैयारी करेंगे। बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो आपको मैं सोचता हूँ एक श्लोक 100% आपको मिल जाएगा। और फिर उसको अच्छी तरह से आपको करना है, जैसे क्या इसका संदर्भ है, क्या इस श्लोक का प्रसंग है, क्या इसमें छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी रीति है, इस सब का वर्णन जब आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। एमए वाली में, एमए की 2 प्ले लिस्ट है, एक एमए संस्कृत व्याकरण नाम से और एक एमए व्याकरण के नाम से। तो आप देख लेना, दोनों में किसी न किसी में आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद देखिए जो बात आती है वह बात है कि प्रश्न कौन से आ सकते हैं इस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? ये जो विक्रमांक देव चरितम है, इसमें जो प्रश्न आने की संभावना है विद्यार्थियों, जो प्रश्न आएंगे, तो देखिए एक प्रश्न तो आ सकता है विक्रमांक देव चरितम की ऐतिहासिकता। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि विक्रमांक देव चरितम की ऐतिहासिकता को सिद्ध कीजिए। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न आ सकता है वह आ सकता है विक्रमांक देव चरितम के कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो आपको पता है व्यक्तित्व में तो आपको बिल्हण के बारे में, क्योंकि विक्रमांक देव चरितम किसने लिखा है? बिल्हण ने लिखा है, तो आपको बिल्हण के विषय में बताना है। और कृति में विक्रमांक देव चरितम के विषय में बताना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न बनता है वह आता है विद्यार्थियों बिल्हण की काव्य शैली या काव्य सौष्ठव या काव्य प्रतिभा, कैसे भी आपको प्रश्न घुमा के दे देता है। आपको ध्यान रखना है, आपको उत्तर एक ही है, प्रश्न अलग अलग हैं लेकिन उत्तर एक ही है। और एक आ जाता है विद्यार्थियों प्रथम सर्ग का सार। ये जो 4 प्रश्न हैं आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इनमें से आपको विद्यार्थियों कोई ना कोई एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक तो विक्रमांक देव चरितम की ऐतिहासिकता है, एक बिल्हण की काव्य प्रतिभा है और एक उसका व्यक्तित्व कृतित्व और सार। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए दूसरी जो पुस्तक है वह है हमारी अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का विनयाधिकरण है हमारे सिलेबस में। अब इस विनय अधिकरण का विद्यार्थियों जब प्रश्न आते हैं, देखिए पहली तो क्या है, इसको हमको पूरा पढ़ लेना है, अगर नहीं आता है तो छोड़ देना है। किंतु जो प्रश्न है तो देखिए एक तो आ जाता है विनयाधिकरण का सार। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है कि प्रथम अधिकरण का
सार लिखिए। अब उसके बाद देखिए जो दूसरा प्रश्न बनता है, इसमें दूसरा प्रश्न बनता है विद्यार्थियों वार्ता एवं दंड नीति पर के अर्थशास्त्र के अनुसार वार्ता एवं दंड नीति को स्पष्ट कीजिए। फिर विद्यार्थियों तीसरा जब प्रश्न पढ़ेंगे, देखिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो तीसरा जो प्रश्न पढ़ेंगे विद्यार्थियों वह आ जाता है आपका यही प्रथम अधिकरण की विषय वस्तु एक ही बात है, ठीक है। प्रथम अधिकरण की विषय वस्तु है, ये एक ही बात है। और एक आ जाता है गुप्तचर, ऐसे आएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर एवं उनकी नियुक्ति। क्या आ जाएगा? गुप्तचर एवं उनकी नियुक्ति के विषय में आ जाएगा। तो विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए विद्यार्थियों तीसरी जो पुस्तक है हमारी वह है शिशुपाल वधम। और ये जो शिशुपाल वधम पुस्तक है इसका भी हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, प्रथम सर्ग निर्धारित है। अब प्रथम सर्ग में जब आप व्याख्या देखेंगे तो एक तो संस्कृत भाषा में करनी है विद्यार्थियों, और एक व्याख्या किस में करनी है आपको, हिंदी व्याख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 व्याख्या देगा और 4 में से 2 हल करनी है, क्योंकि 4 देगा और 2 हल करनी है। तो आप क्या करेंगे, प्रथम श्लोक से लेकर के जो आपको पढ़ना है प्रथम श्लोक से और आप 30वें श्लोक तक अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रथम से और 20वें श्लोक तक तो वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे और उसके बाद आप अध्ययन कर लेंगे, जिनमें आपको एक व्याख्या करनी है। 30वां जो श्लोक है उससे पहले तक आपको एक व्याख्या मिल जाएगी, जो 10 नंबर की किसकी है, 10 अंक की जो व्याख्या आती है वह हिंदी में करनी होती है विद्यार्थी, और 10 अंक की संस्कृत में। तो आपको ये ध्यान रखना है संस्कृत वाली को छोड़ दें, क्योंकि आपको दिक्कत आ सकती है, और जिनकी संस्कृत अच्छी है वह संस्कृत वाली को पढ़ लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या है, प्रश्न वाली बात आती है विद्यार्थी। अब प्रश्न में क्या है, देखिए एक प्रश्न तो बनता है हमारा माघ का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, कृतित्व हो जाएगा और व्यक्तित्व हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हो सकता है विद्यार्थियों शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का सार। और तीसरा हो सकता है विद्यार्थियों जो शिशुपाल वधम है उसके जैसे माघ का पांडित्य। ये हो सकता है। और फिर देखिए तो इनमें से विद्यार्थियों एक और होता है, इसको भी पढ़ लेना आप, क्योंकि ये माघ के पांडित्य में मदद करेगा। माघे संति त्रयो गुणा, यह क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। वैसे जो इस साल के हिसाब से देखेंगे तो हम ये जो 2 प्रश्न हैं, ये जो 3 प्रश्न हैं, इनमें से आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इनमें से आपको इन 3 प्रश्न में से एक प्रश्न परीक्षा में मिल जाएगा विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर देखिए अंतिम जो चतुर्थ पुस्तक है वह है हमारी कवि अश्वघोष
विरचित बुद्धचरितम्। और ये जो विद्यार्थियों बुद्धचरितम् पुस्तक है, इसका तृतीय सर्ग है हमारे में। कौन सा है? तृतीय सर्ग, ध्यान रखेंगे आप। तो जो बुद्धचरितम् है उसका कौन सा है विद्यार्थियों? आपके पाठ्यक्रम में तृतीय सर्ग है। और इसमें भी आपको क्या करना है, जो प्रथम 30 श्लोक हैं, प्रथम से 30 तक अच्छी तरह से याद कर लेंगे, आपको व्याख्या इसमें मिल जाएगी। और प्रश्न में देखते हैं तो वही है, एक तो प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, अश्वघोष का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। और एक प्रश्न इसके बाद जो दूसरा प्रश्न बनता है वह बनता है विद्यार्थियों, अश्वघोष की काव्य शैली। और तीसरा जो प्रश्न है, बुद्धचरितम् के तृतीय सर्ग का सार एवं भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए संदेश। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न आपने अभी पढ़े, इसमें से क्या है, आपको सभी जो प्रश्न हैं प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्नों में से आपको क्या करना है, 2 प्रश्न हल करने हैं विद्यार्थियों। तो आप इस प्रकार से अगर तैयारी करते हैं तो जो 5वां अंक है वह संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और आपका एक भी अंक दूर नहीं जाएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप प्रश्न लिख रहे हो तो आपको उसमें उदाहरण भी लिखने हैं, जो श्लोक हैं उनमें आए हुए। जैसे मान लीजिए आप माघ के विषय में लिख रहे हैं तो प्रथम सर्ग के श्लोक भी लिखने हैं। ऐसे ही आप बुद्धचरितम् में लिख रहे हैं तो भी आपको क्या है, उसके श्लोक लिखने हैं। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो फिर आपको विद्यार्थियों समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हमने तो इतना अच्छा किया था, फिर कैसे नहीं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।